नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने कहा था कि करंट अफेयर्स की क्लास ला दीजिए। 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो वीडियो हमने अपलोड कर दी। उसके बाद आपने कहा कि इसी तरह एमपी का करंट अफेयर्स करा दीजिए। हमने एमपी के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दी। अब कल वाली क्लास में आप सब ने कहा है कि जो साइंस की क्लास है तो कुछ साइंस की क्लास ला दीजिए, क्योंकि आप सबके शायद एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। एमपी कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं, एसआई वाले तो अभी समय है उनको, तो साइंस दोनों में आनी है, एमपी एसआई में भी आनी है, एमपी कांस्टेबल में भी आनी है। तो चलिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक जो हमने मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की है उसमें हमने साइंस के क्वेश्चंस तो किए हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो साइंस का भी नहीं आया था अलग से। तो आज हम साइंस के बेसिकली क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। आपको खुद भी क्वेश्चंस पढ़ के ये थोड़ा सा देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि थैली में बंद बीज किस वर्ग में आते हैं। बताइए, थैली में बंद बीज का मतलब होता है जो बीज या जिन पौधों के बीज फल के अंदर होते हैं। तो थैली में बंद बीज किस वर्ग में आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब थैली में बंद बीज का मतलब मैंने क्या बताया कि जो बीज फल के अंदर होते हैं। आप सबने आम खाया है? हाँ खाया है। आम में गुठली होती है, हाँ, वो क्या है? आम का बीज। संतरा खाया है? संतरे में जो संतरा खाने के बाद अंदर क्या मिलता है? बीज। तो ऐसे फल जो या ऐसे बीज जो किस में बंद होते हैं? जो फल के अंदर होते हैं। जो फल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो अब बताइए, थैली में बंद बीज का मतलब होता है वो बीज जो फल के अंदर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म। जैसे मैंने क्या बताया, आम, क्योंकि आम बेसिकली हर क्षेत्र में पाया जाता है। आम की गुठली आपने खाई, आम खाया, आम की गुठली आपको मिली, उस गुठली को लोग मिट्टी में दबा देते हैं, आम का पेड़ उग जाता है। तो जिसके बीज किसमें होते हैं? फल के अंदर होते हैं, वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जैसे आम है, संतरा है। अब दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, क्या सभी ऐसे ही फल होते हैं या ऐसे ही बीज होते हैं जिनके फल के अंदर उनकी उपस्थिति होती है? मतलब हर बीज क्या फल के अंदर होता है? तो नहीं, हर बीज फल के अंदर नहीं होता है। कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो फल के बाहर पाए जाते हैं, जो फल के अंदर नहीं होते, उन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। तो जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा कि एंजियोस्पर्म ऐसे बीज जो फल के अंदर होते हैं। हो सकता है पूछ ले कि थैली में ऐसे कौन से बीज होते हैं जो थैली में बंद नहीं होते। तो थैली में बंद कौन से नहीं होते हैं? जिम्नोस्पर्म। इनके उदाहरण कौन है? जैसे चीड़ है, देवदार है। ये पौधे कैसे होते हैं या ये इनके बीज कैसे होते हैं? इनके बीज फल के अंदर नहीं होते। तो दो प्रकार के बेसिकली बीज होते हैं। एक बीज जो किसी भी फल के अंदर पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। उन एंजियोस्पर्म के उदाहरण क्या है? आम है, संतरा है। और दूसरे प्रकार के एक बीज होते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और जो इनके बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते। इनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। तो इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म क्या है? जैसे आम, उदाहरण आपको याद रखना है, इनके बीज इनके फल के अंदर होंगे, और जिम्नोस्पर्म इनके बीज इनके फल के अंदर नहीं होंगे। अगला देखते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इनमें बीज ही नहीं होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होते, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता बीज का। तो थैली में बंद बीज किस वर्ग में आते हैं? जो थैली में बंद होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। थैली में बंद होने का मतलब होता है कि फल के अंदर। जैसे आप संतरा खाते हैं, तो जैसे आपने संतरा खाया तो उसके बीज किस में मिलते हैं? आपको फल के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे बीज जो फल के अंदर होते हैं, पूछा गया था, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। लेकिन अगर उल्टा सवाल आता कि थैली में बंद नहीं होते, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। क्लियर? तो इसमें इतना अंतर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बताइए, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बैरोमीटर का, स्फिग्नोमीटर का, ऑक्सीमीटर का, थर्मामीटर का। तो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका यूज होता है? स्फिग्नोमीटर का यूज होता है, आपको याद रखना है। लेकिन जब ऑप्शन सारे दिए हुए हैं तो सबके बारे में पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर में क्या नापा जाता है? वायुदाब। तो वायुदाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ स्फिग्नोमीटर ही पूछ तो कुछ भी सकता है। ऑक्सीमीटर में क्या नापा जाता है? तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल, कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल को कौन नापता है? ऑक्सीमीटर नापता है। थर्मामीटर आप सबको पता है, टेम्परेचर मापने के काम आता है। क्लियर? तो रक्तचाप मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्नोमीटर का यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर।
लेकिन ये भी याद रखना है कि पूछ ले कि वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बैरोमीटर का। आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को नापने का काम कौन करता है, तो ऑक्सीमीटर, और टेम्परेचर नापने का काम थर्मामीटर का है। ब्लड किसे आप पूछा था, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयल का नियम किससे संबंधित है, तो जब बॉयल का नियम पता होगा तब तो जानेंगे कि किससे संबंधित है। तो क्या है बॉयल का नियम और किस चीज़ से संबंधित है, द्रव से, ठोस से, गैस से, प्लाज्मा से। क्या कहता है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर यानी कि स्थिर टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहलाता है बॉयल का नियम। मतलब यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो दाब क्या हो जाएगा, बताइए, व्युत्क्रमानुपाती है तो दाब क्या हो जाएगा। यदि किसी गैस का आयतन बढ़ेगा तो ये जो दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यदि किसी गैस का आयतन कम होगा तो उसका दाब बढ़ जाएगा। ये इनके बीच व्युत्क्रम संबंध, और यही क्या है बॉयल का नियम कि स्थिर तापमान पर, याद रखिएगा, स्थिर तापमान पर पूछ लेता है कि बॉयल का तापमान या बॉयल के नियम में तापमान कैसा होता है, तो बॉयल के नियम में तापमान स्थिर होता है। स्थिर तापमान पर या बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, तो बॉयल के नियम का सूत्र ये है। बॉयल के नियम में क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि बॉयल के नियम के अंतर्गत यदि किसी गैस का आयतन बढ़ा दिया जाए तो उसके दाब में क्या अंतर होता है। तो बॉयल के नियम के अंतर्गत यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसका दाब अपने आप घट जाएगा, क्योंकि अब हमें बॉयल का नियम पता है। तो अब कुछ भी पूछ ले बॉयल के नियम से, हम सही आंसर करके आएंगे। तो जब कोई चीज़ पढ़ी जाए तो ऐसे अगर हम बॉयल का नियम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कैसा भी सवाल पूछ लेगा ना, आपसे बनेगा वो चीज़। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि स्थिर तापमान पर यदि किसी गैस का दाब बढ़ाया जाएगा तो उसके आयतन में क्या अंतर होगा। तो अब देखिए, कहा जा रहा है कि स्थिर तापमान पर यदि किसी गैस का दाब बढ़ाया जा रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो बॉयल का नियम है, क्योंकि स्थिर तापमान पर किसी गैस के आयतन और दाब के बीच संबंध कौन बताता है, बॉयल का नियम। अब ये कह रहा है कि दाब को बढ़ाया जाए, तो सीधी सी बात है इनके बीच व्युत्क्रम संबंध है। तो यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन घट जाएगा, और यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, तैयार रहना है। तो बॉयल का नियम, स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल का नियम किससे संबंधित है, तो बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, क्योंकि किसकी बात की गई है, किसी भी गैस के आयतन की बात की गई। क्लियर। और पूछ ले कि बॉयल के नियम में तापमान कैसा होता है, स्थिर, आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा, ये बॉयल का नियम है। स्थिर तापमान पर किसी का दाब बढ़ाएंगे गैस का तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम संबंध। क्लियर। अब कैसा भी सवाल बॉयल के नियम से आए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग के संग के खराब होने पर होता है, मतलब जो ब्लड, क्या मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग के संग के खराब होने के कारण होता है। बताइए, ऑप्शन है आप सबके सामने, यकृत, हृदय, अग्नाशय, किडनी। अग्नाशय को ही कहा जाता है इंग्लिश में पैंक्रियाज, तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर। इसे क्या कहा जाता है, पैंक्रियाज कहा जाता है। तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग के संग के खराब होने के कारण होता है। आप मुझे ये बताइए, आप डायबिटीज कब होता है, जब आपके बॉडी में जो शुगर लेवल है वो अनकंट्रोल हो जाती है। और आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, बताइए कौन सा हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन है जो आपके ब्लड में किसको कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर शुगर लेवल डिसकंट्रोल हो रहा है या अनकंट्रोल हो रहा है तो इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा। और इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अग्नाशय में दिक्कत है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से रिलीज नहीं कर रहा है, इस वजह से ब्लड में शुगर लेवल अनकंट्रोल हो रहा है, और इसी वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, मधुमेह या डायबिटीज। क्लियर। तो मधुमेह रोग के संग के खराब होने के कारण होगा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के। क्यों अग्नाशय के खराब होने के कारण होगा, क्योंकि अग्नाशय ही इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और इंसुलिन हार्मोन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा तो ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। जब ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो हमको डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो डायबिटीज रोग किस अंग की खराबी के कारण हो रहा है, तो पैंक्रियाज की खराबी के कारण, क्योंकि पैंक्रियाज सही तरीके से इंसुलिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर रहा।
सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम पैंक्रियाज द्वारा यानी कि अग्नाशय द्वारा ही किया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो यदि इंसुलिन अग्नाशय रिलीज कर रहा है और अग्नाशय सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा, तो ब्लड में शुगर लेवल अनकंट्रोल रहेगा, नहीं कंट्रोल हो पाएगा तो डायबिटीज होगी। तो राइट आंसर क्या होगा कि अग्नाशय के खराब होने के कारण क्या कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? बताइए कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा कहलाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। बताइए कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये होता है कि आपको के शरीर को या आपको किसी भी तरीके के खतरे के प्रति सचेत कर देना। स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है? ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एड्रेनालिन इसी के नाम के अनुसार एड्रेनाइल ग्रंथि द्वारा, एड्रेनल ग्रंथि द्वारा ये रिलीज होता है। दूसरी चीज, एड्रेनलिन क्या काम करता है? ये हार्मोन, मान लीजिए आपको किसी चीज से डर लगता है, आप ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, आपने नीचे देखा, आपको खतरा समझ में आया कि कहीं आप गिर ना जाएं और वहीं पे आपकी हार्ट बीट तेज हो गई। उस समय आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? यही एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हुआ। तो आपको किसी भी तरीके से या आपकी बॉडी को किसी भी तरीके के खतरे से सचेत करने के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सचेत करने के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, और ये एड्रेनालिन ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। मान लीजिए आपको जैसे कुछ लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, सांप से डर लगता है। अचानक किसी ने सांप देख लिया और वो पीछे हट गया बैक फुट पे, और तुरंत ही हमारी हार्ट बीट कैसी हो गई? तेज हो गई। तो हमारी बॉडी ने हमें क्या साइन दिया कि आगे खतरा है। तो हमारी बॉडी को खतरे से सचेत कौन कर रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन तुरंत रिलीज होना चालू हो गया और तभी हमारी हार्ट बीट बढ़ गई और हम खतरे के प्रति सचेत हो गए। तो वो कौन से हार्मोन रिलीज के दौरान होती है? तब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, जब किसी भी प्रकार का खतरा हमें समझ में आता है। और जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हम खतरे के प्रति पहले से सजग हो जाते हैं। इस वजह से एड्रेनलिन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें खतरे से सचेत करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? बताइए। इंसुलिन हार्मोन अभी मैंने बताया कि हमारे ब्लड में क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कैसे हार्मोन है? प्रजनन हार्मोन। ये भी आपको पता है। क्लियर? तो चलिए, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन है। किस ग्रंथि द्वारा? एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। और ये किसी भी तरह के खतरे के प्रति हमारी बॉडी को सचेत करता है। पीतल कैसी मिश्र धातु है, या पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी है? बताइए। पीतल किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातुएं क्या होती हैं? बताइए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं वो धातु हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, वो कैसी है? मिश्र धातु। अब पूछा है कि पीतल किस किस से मिलकर बनी है, तो अगर पीतल मिश्र धातु है तो वो 2 प्रकार की धातुएं या 2 या से अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होगी। तो किससे बनी है? तांबा जस्ता से, लोहा कार्बन से, एल्यूमिनियम जस्ता से, तांबा और टिन से। तो पीतल कैसी मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे आपके घरों में। पीतल का उपयोग सजावटी सामान में भी किया जाता है। तो वो किस प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीतल जिसका उपयोग आपके घरों में सजावटी सामान के रूप में होता है, किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा से मिलकर बनी है और जस्ता से मिलकर बनी। क्लियर? तांबा और जस्ते से मिलकर बनी है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पीतल कैसी है? कभी कभी पूछ लेता है कि पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। ये सवाल भी पूछा जाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि पीतल तांबे और जस्ते से मिलकर बनी है, इसलिए पीतल कैसी है? इसलिए पीतल एक मिश्र धातु है। पूछा जाता है कि पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु। क्लियर? और किससे मिलकर बनी है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनी। आगे बढ़ते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई? सबसे पहले तत्वों की जो आवर्त सारणी है वो किसने बनाई? ऑप्शन है आप सबके सामने न्यूटन,
डेमोक्रिटस, मेंडलीव, डाल्टन। बताइए तत्वों की आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है? आपने आवर्त सारणी देखी होगी ना, उस आवर्त सारणी में जो तत्व व्यवस्थित होते हैं वो किस आधार पर व्यवस्थित होते हैं और इसे किसने बनाया? तो तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तत्वों की आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। और मेंडलीव ने किस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था आवर्त सारणी में? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जब मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाई तो उसने जो तत्व यहाँ व्यवस्थित किए इस आवर्त सारणी में, तो वो किस आधार पर व्यवस्थित किए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किए थे। ठीक है, लेकिन क्या जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो भी मेंडलीव ने बनाई? नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आप सब में किसी को पता है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोसले को कहा जाता है। किसे? हेनरी मोसले को कहा जाता है। और उन्होंने किस आधार पे तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया आवर्त सारणी में? तो उन्होंने व्यवस्थित किया था किस आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। तो ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है या आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव ने किस आधार पे आवर्त सारणी व्यवस्थित की? तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया। इस आवर्त सारणी में जो तत्व व्यवस्थित किए गए थे मेंडलीव के अनुसार वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किए गए थे। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है हेनरी मोसले को। तो अगर आधुनिक पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? हेनरी मोसले। और वैसे आवर्त सारणी बनाने का श्रेय सबसे पहले मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। और किस आधार पे तत्वों को व्यवस्थित किया गया मोसले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में? तो परमाणु संख्या के आधार पे। ये सवाल भी पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? हेनरी मोसले। और इसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो परमाणु संख्या के आधार पे। और मेंडलीव ने किस आधार पर व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? उस तत्व में उपस्थित जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। क्लियर? तो अपन को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पता ही होने चाहिए। तो तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। किस आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले, और उन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाया। चलिए, पूछ लेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित। क्लियर? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, बेकरल। माफ करिएगा, थोड़ा सा खांसी आ रही है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि यूरेनियम के जो कण होते हैं, यूरेनियम या उसके जैसे जो लवण होते हैं, उनसे एक अदृश्य प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इसकी खोज किसने की? बेकरल ने। बेकरल ने 1896 ईस्वी में देखा कि यूरेनियम और उसके लवणों से, यूरेनियम और जो उसके लवण हैं उनसे एक अदृश्य प्रकार की किरण निकल रही है। और वही किरण, जो अदृश्य प्रकार की किरण निकल रही है, वही क्या है? वही रेडियो एक्टिविटी। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिविटी। जो यूरेनियम और उसके लवणों से एक अदृश्य प्रकार की किरण निकल रही थी, एक अदृश्य प्रकार की किरण निकल रही थी, उसको क्या नाम दिया गया? जो अदृश्य प्रकार की किरण निकल रही थी उसे नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। और उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? बेकरल को जाता है। उन्होंने इसकी खोज कब की? रेडियो एक्टिविटी की 1896 में। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, अगर यूरेनियम की खोज बेकरल ने की थी या रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरल ने की थी, तो फिर मैडम क्यूरी ने क्या खोजा? सवाल आता है। तो याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड उन्होंने दो तत्वों की खोज की थी। कौन कौन से? पोलोनियम और रेडियम। पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी ने किन दो तत्वों की खोज की? तो पोलोनियम और रेडियम। इन दो तत्वों की खोज का श्रेय जाता है मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड को। क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की। कब की? 1896 ईस्वी में की। और इन्होंने किस चीज़, रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या बताया कि जो यूरेनियम और उसके लवण हैं वो एक लगातार एक अदृश्य प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं।
और वही कहलाती है रेडियो एक्टिविटी उस तत्व की। लेकिन मैडम क्यूरी ने क्या खोजा, तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की। आइंस्टीन ने क्या खोज की थी, आइंस्टीन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। जब पढ़ ही रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ लीजिए, क्या पता कुछ भी एग्जाम में पूछ ले। तो आइंस्टीन का क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc²। ये है आइंस्टीन का सिद्धांत इक्वल टू mc²। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, किस आधार पर व्यवस्थित होते हैं, ये सब किसने बताया, रदरफोर्ड में। तो आपको बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकरेल ने की 1896 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने देखा कि यूरेनियम से एक लगातार आदर्श प्रकार की किरणें निकल रही हैं, जिसे रेडियो एक्टिविटी उन्होंने नाम दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैकरेल ने खोजी रेडियो एक्टिविटी। अब चूंकि ऑप्शंस दिए गए हैं तो पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जाम में क्या पूछता है। तो मैडम क्यूरी ने किन दो तत्वों की खोज की, पोलोनियम और रेडियम, मैडम क्यूरी ने खोज की। आइंस्टीन ने क्या खोजा, आइंस्टीन का है सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc²। कभी कभी वैज्ञानिक और उनकी जो खोजें होती हैं उनका मैच द कॉलम आ जाता है कि बताइए कि उसने किसकी खोज की, और दे देता है वो ABCD वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने क्या खोजा है, सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc²। और रदरफोर्ड का क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर है। क्लियर। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरेल को जाती है। किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है, बताइए। किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है, यकृत को, अस्थि मज्जा को, तिल्ली को, फेफड़े को। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। आप बताइए रक्त का कारखाना किसे कहा जाता है, रक्त का कारखाना कहा जाता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को। लेकिन अस्थि मज्जा को क्यों कहा जाता है, हम ये पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, अस्थि मज्जा को कहा जाता है, ठीक है हटाओ। लेकिन आपके दिमाग में बैठेगा, पता होना चाहिए ना क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर की जितनी ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, अधिकांश रक्त कोशिकाएं हमारी बॉडी की कहाँ बनती हैं, हमारी बॉडी की अधिकांश रक्त कोशिकाएं इसी अस्थि मज्जा में बनती हैं। रक्त कोशिकाएं जैसे कैसी कैसी रक्त कोशिकाएं, RBC, IBC, WBC, रक्त प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ बनती हैं, ये अधिकांश कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। तो इसलिए याद रखिए रक्त प्लेटलेट्स ये कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में ही बनती है। इस वजह से इसे बोन मैरो को रक्त का कारखाना कहा जाता है। अब आपको नहीं भूलेगा कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को रक्त का कारखाना क्यों कहते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि जितनी भी रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं वो अधिकांश कहाँ बन रही हैं, अधिकांश इसी अस्थि मज्जा में बनती हैं। चाहे वो RBC हो यही बन रही है, WBC हो यही बन रही है, रक्त प्लेटलेट्स हो यही बन रही है। इस कारण से बोन मैरो को रक्त का कारखाना कहा जाता है। RBC का क्या काम होता है, RBC का काम होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन। RBC का क्या काम होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC क्या करती है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती। रक्त प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, हमारे शरीर में थक्का बनाने का काम। तो थक्का बनाने का काम किसका होता है, रक्त प्लेटलेट्स का, ये भी पता होना चाहिए। RBC का जीवन काल कितना होता है, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC अलग अलग प्रकार से अलग अलग होता है, 13 से 20 दिन आमतौर पर माना जाता है। तो किस अंग को रक्त का कारखाना कहते हैं, बोन मैरो को। क्यों कहा जाता है बोन मैरो को, क्योंकि अधिकांश जो ब्लड सेल्स हैं वो यहीं बनती हैं। उन ब्लड सेल्स को क्या, उन ब्लड सेल्स में कौन कौन सी होती हैं, जैसे RBC है, WBC है, रक्त प्लेटलेट्स है। इनके काम जान लीजिए। RBC यानी कि लाल रक्त कणिका, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। WBC हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और तीसरी होती है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, थक्का बनाने का। यकीन मानिए यहाँ मैंने इतने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस अलग प्रकार से भी पूछेगा तो अब आप बता पाएंगे। ये सवाल पूछा जाता है RBC का जीवन काल आपको पता है 120 दिन। WBC क्या काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। रक्त प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, तो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। तो रक्त का कारखाना अस्थि मज्जा को क्यों कहा जाता है, अब आपको पता हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है? बताइए, किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है? प्रेम हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया आपके सामने, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन। बताइए, प्रेम हार्मोन किसे कहा जाता है? बेसिकली ये तब रिलीज होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही होती है, या कोई बच्चा जब अपनी माँ के करीब होता है, तो एक माँ और बच्चे के बीच जो संबंध होता है उस दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है उसी को प्रेम हार्मोन कहते हैं। और वो हार्मोन कौन सा है? वो है ऑक्सीटोसिन। और ये किस दौरान रिलीज होता है? स्तनपान के दौरान। और माँ और बच्चा जब करीब होते हैं उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है, इसी वजह से इसको प्रेम हार्मोन कहा जाता है। किसे? ऑक्सीटोसिन को। याद रखिएगा। एड्रेनलिन हार्मोन अभी मैंने बताया था, एड्रेनालिन क्या काम करता है बताइए? एड्रेनालिन हार्मोन को क्या बताया था मैंने? ये स्ट्रेस हार्मोन है। और ये क्या करता है? एड्रेनालिन हार्मोन, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी को खतरे के प्रति सचेत करने का काम करता है। खतरे के प्रति सचेत कर देता है। जैसे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है तो हमारी बॉडी पहले से उस चीज़ के लिए सचेत हो जाती है। उस दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रेनालिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? हमने अभी जाना है कि इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। शुगर लेवल को क्या काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ग्लूकागन का क्या काम होता है? ग्लूकागन इंसुलिन का जस्ट अपोजिट है। ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। जस्ट अपोजिट है, शुगर लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागन, इंसुलिन का जस्ट अपोजिट। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है। तो प्रेम हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। और ये किसी भी माँ और बच्चे के बीच स्तनपान और जब माँ बच्चा करीब होते हैं उस दौरान ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर? दूसरा, एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और ये किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति हमें सचेत करता है। और ग्लूकागन क्या होता है? ग्लूकागन इंसुलिन हार्मोन के जस्ट अपोजिट हार्मोन है। इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन ग्लूकागन क्या करता है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा प्रेम हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य में मांसपेशियां कितनी होती हैं बताइए? मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 206, 639, 320, 450। मांसपेशियों का क्या काम होता है? मांसपेशियों का काम होता है हमारे शरीर को गति प्रदान करना। मांसपेशियां क्या काम करती हैं? शरीर को, हमारी बॉडी को गति प्रदान करती हैं। शरीर को गति प्रदान करने का काम कौन करता है? मांसपेशियां करती हैं, गति प्रदान करना। और हमारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं या हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको संचालित कौन करने का काम करता है? आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने का काम यही मांसपेशियां करती हैं। आंतरिक अंगों का संचालन। तो आंतरिक अंगों का संचालन कौन करता है? आंतरिक अंगों का जो संचालन है वो इसी के द्वारा, मांसपेशियों द्वारा ही किया जाता है। और हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी हड्डी से कई गुना ज़्यादा होती, जितनी हमारी बॉडी में हड्डियां हैं उससे कई गुना ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए कि मांसपेशियों का काम क्या होता है। तो मांसपेशियों का काम होता है हमारी बॉडी को गति प्रदान करना। तो मांसपेशियों का काम क्या है? शरीर को गति प्रदान करना। और हमारे जो आंतरिक अंगों के संचालन होता है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी तो काम कर रहे हैं लगातार। तो वो किस वजह से काम कर रहे हैं? इन्हीं मांसपेशियों की वजह से काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम किस कारण कर रहे हैं? मांसपेशियों के कारण। और हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 639। क्लियर? तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में मांसपेशियां कितनी हैं। तो लगभग 639 होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि मांसपेशियों का काम है हमारी बॉडी को गति प्रदान करना। उनकी संख्या है 639 लगभग। और हमारी बॉडी के जो आंतरिक अंग हैं वो इन्हीं मांसपेशियों की वजह से काम करते हैं, उन्हें गति मिलती है। पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, मोल्टेज, लाइपेज। बताइए कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है पेप्सिन। अब बताइए कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन के द्वारा। तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम। अब प्रोटीन का पाचन हमारी बॉडी में कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में।
तो जब अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है तो ये एंजाइम कहाँ रिलीज होगा? जहाँ जिस बॉडी पार्ट में जिस चीज़ का पाचन हो रहा होगा तो एंजाइम भी तो वहीं रिलीज होगा। तो पूछा जाता है कि पेप्सिन हार्मोन किस बॉडी पार्ट में रिलीज होता है, तो दिमाग लगाइएगा कि अगर पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को पचा रहा है तो प्रोटीन का पाचन होता कहाँ पे है? अमाशय में। तो डेफिनेटली अमाशय में ही पेप्सिन हार्मोन रिलीज होगा। इस तरीके से चीज़ें रिलेट करके पढ़ी जाती ताकि वो कभी ना भूले। अब पाचन क्रिया की बात की जाए तो मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, आपको कभी नहीं भूलेगा। जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? आपके मुंह में। आपके मुंह में जब भोजन जाता है तो हमारे यहाँ मुंह में होती है लार, और जब मुंह में वो लार से भोजन मिलता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है और हमारे मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो सवाल पूछा जाता है कि एक MPPSC का सवाल था कि हमारी बॉडी में पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से, मुंह से और बस यकृत से। तो कई सारे लोग अमाशय लगा के चले आए थे, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी में जो खाने का पाचन है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। और हमारे मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और फिर बॉडी में अंदर जाता है खाना, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन। फिर हमारी बॉडी में कहाँ जाता है खाना? छोटी आंत में जाता है। और अधिकांश जो पाचन होता है हमारे भोजन का वो छोटी आंत में ही होता है। सवाल पूछा जाता है कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। फिर जो बचा अपशिष्ट होता है वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत उस अपशिष्ट से नमक और पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पूरी पाचन तंत्र की क्रिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये पूरा पाचन तंत्र समझ में आ जाए। इससे सवाल पूछता है बहुत ज़्यादा। पाचन तंत्र समझ लेते हैं 1 सेकेंड में। पहला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अभी हमने जाना कि जैसे हम मुंह में खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। फिर लीवर की बात करते हैं, मैंने लीवर नहीं बताया था। फिर किसकी बात करते हैं? यकृत। तो यकृत यानी कि लीवर। यकृत में किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है और यहीं पे पित्तरस भी रिलीज होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि पित्तरस कहाँ रिलीज होता है? तो पित्तरस भी यहीं यकृत में रिलीज होता है। फिर आता है छोटी आंत, और छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत जो अपशिष्ट, जो बाकी बचा हुआ अपशिष्ट है उससे नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो अपशिष्ट होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये पाचन तंत्र आपको याद रखना है। क्लियर? इससे सवाल पूछा जाता है कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है? आपके मुंह में। प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? अमाशय में। पित्तरस कौन रिलीज करता है? यकृत रिलीज करता है। वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? यकृत यानी कि लीवर में हो रहा है। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नमक और पानी का एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? अवशोषण, तो वो बड़ी आंत में होता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एंजाइम में। अब आप मुझे ये बताइए कि पूछा था कि प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचा रहा है? पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ रिलीज होगा? जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो रहा है। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ रिलीज होगा? अमाशय में। तो ये याद रखना है। अब आ जाते हैं और एंजाइम्स जो दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज एक एंजाइम है, वो किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आप मुझे बताइए कि ये कहाँ रिलीज होगा? जहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा वहीं रिलीज होगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैंने क्या बताया कहाँ हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है? मुंह में। तो इस तरह से चीज़ें रिलेट करके पढ़ी जाती हैं। तो एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्लियर? माल्टेज क्या करता है? माल्टेज छोटी आंत में ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत में ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ग्लूकोज को तोड़ने का काम। तो अगर आ जाए कि ग्लूकोज तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? माल्टेज कहाँ करता है? छोटी आंत में, जहाँ पोषक तत्वों का हो रहा है अवशोषण। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। और अब मैंने क्या बताया था कि वसा कहाँ रिलीज होती है? वसा कहाँ रिलीज होती है? तो वसा यहाँ यकृत यानी कि लीवर में रिलीज होती है। और कहाँ, यहीं पे कौन सा रस रिलीज होता है? पित्तरस। क्लियर? तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन कर रहा है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। क्लियर? जब कोई चीज़ पढ़ा जाए तो फिर ऐसी पढ़ी जाए, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें आपको कवर हो रही।
पूरा पाचन तंत्र आपने जान लिया। आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन है, लीवर यानी कि यकृत में वसा का पाचन है, पित्तरस कहाँ से रिलीज हो रहा है, यकृत से, छोटी आंत में क्या हो रहा है, पोषक तत्वों का अवशोषण, बड़ी आंत क्या एब्जॉर्ब कर रही है, नमक का पानी। तो अब पाचन तंत्र से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो गलत होगा, नहीं होगा। अब एंजाइम्स पे आ जाते हैं, यहीं पे सारे एंजाइम्स भी पढ़ लिए हमने, क्योंकि हमें रिलेट करके पढ़ना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई कि पूछा है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में, तो ये पेप्सिन एंजाइम भी कहाँ रिलीज होगा, अमाशय में। पूछ लेगा, जरूरी थोड़ी है कि प्रोटीन पूछे, पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर रहा है, एमाइलेज। ये भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो एमाइलेज एंजाइम द्वारा। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा। ग्लूकोज छोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, छोटी आंत में माल्टेज। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। तो पूछा था प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम कहाँ, अमाशय में, और लाइपेज वसा का करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बताइए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मस्तिष्क कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, जिसे क्या कहा जाता है, ओवरी। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरी, और ये क्या है, महिलाओं की प्रजनन कोशिका है। ओवरी क्या होती है, महिलाओं में होती है और महिलाओं की प्रजनन कोशिका है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती, प्रजनन कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो महिलाओं में होती है तो कौन सी है, ओवरी। और भ्रूण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं। जो भ्रूण होता है उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। भ्रूण विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, ओवरी में। आवश्यक पोषक तत्व, तो पूछ लेगा कि भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो भ्रूण विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, इसी ओवरी में पाए जा रहे हैं, यानी कि अंडाणु में पाए जा रहे हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी यही ओवरी ही होती है जो महिलाओं में पाई जाती है, और ये क्या कहलाती है, महिलाओं की प्रजनन कोशिका। क्लियर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, महिलाओं में। कहाँ पे, ओवरी में। ये क्या होती है, महिलाओं की प्रजनन कोशिका होती है। और इसमें अगर सवाल आए कि भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ विद्यमान होते हैं, तो इसी ओवरी में विद्यमान होते हैं, अंडाणु में विद्यमान होते हैं। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, महिलाओं में पाई जाने वाली ओवरी यानी कि अंडाणु, जो महिलाओं की प्रजनन कोशिका भी कहलाती है। और जब भ्रूण का विकास होता है तो उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं तो वो इसी ओवरी में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो मत होइएगा कंफ्यूज। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, क्रोमियम, निकेल, जस्ता। बताइए। देखिए सबसे पहला तो ये मेरा आपसे सवाल है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, धातु है, अधातु है या मिश्र धातु? पहला सवाल। तो अब आप बताएंगे कि क्या है ये, धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, एक तरह की मिश्र धातु है। और अगर ये मिश्र धातु है वैसे भी समझ में आएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं है मौजूद ये पूछा है, तो एक ही नहीं मौजूद होगा, बाकी 3 मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली ये मिश्र धातु होगी, क्योंकि मिश्र धातु कौन सी होती है, जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी है। तो स्टेनलेस स्टील में ऐसा कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में लोहा भी मौजूद होता है, क्रोमियम भी मौजूद होता है, निकेल भी मौजूद होता है। मौजूद क्या नहीं होता, जस्ता। तो स्टेनलेस स्टील जो कि क्या है, एक मिश्र धातु है, उसमें कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, जस्ता मौजूद नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी को ही कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। बताइए। अभी मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स बताया मैंने, तीनों चीज़ बताई। उनका काम क्या है ये भी बताया, उनका जीवन काल क्या है ये भी बताया। तो मैंने क्या बताया था कि ये आरबीसी क्या काम करती है, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती हैं।
हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? आरबीसी करती हैं। और तभी मैंने बताया था कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। और मैंने बताया था कि आरबीसी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसे जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। एरिथ्रोसाइट्स के रूप में आरबीसी को जाना जाता है। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा पूछा जाता है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। इसका काम क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, और रक्त प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। क्लियर? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का, ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। चलिए आगे बढ़िए। बर्ड फ्लू किससे होता है? बताइए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नाम है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, फंगस से होगा, प्रोटोजोआ से होगा। तो जो बर्ड फ्लू है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है बर्ड फ्लू, तो किस में होगा? पक्षियों में होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। ये पक्षियों को होता है और उसके बाद ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है, इसलिए ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। और ये किस में होता है? ये क्या है? वो एक तरह का वायरस। और बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो वायरस का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस वायरस के कारण होता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो अगर ये सवाल आ जाए कि बर्ड फ्लू किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण। ये किस में होता है? बेसिकली पक्षियों में होता है, और ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। इस वायरस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बर्ड फ्लू क्या है। तो एक वायरस के कारण होता है, और किस वायरस के कारण होता है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाम याद रखिएगा वायरस का, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। उसके कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, वो होती हैं। क्लियर? चलिए, गैल्वेनाइजेशन किस धातु की परत में चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया पहली तो होती क्या है, और इस प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजिंग जो प्रक्रिया है उसमें किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबे की, लोहे की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की। बताइए, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है? आप सबको पता है लोहा होता है। लोहा क्या करता है? लोहा नमी और ऑक्सीजन, वातावरण में क्या उपस्थित होती है? नमी और ऑक्सीजन, उनसे क्रिया करके लोहे में क्या लगती है? जंग लगती। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर एक परत लगा दी जाती है कि लोहा नमी के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आके लोहे में जंग ना लगे, इस वजह से लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। तो लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये पूछा गया है। तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। और जस्ते का क्षरण बेसिकली होता है, लेकिन लोहे का बचाव कर लिया जाता है उसके कारण। तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया वो होती है जिसके अंतर्गत लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या की जाती है? एक परत चढ़ाई जाती है। किसी भी धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। क्योंकि लोहा, नमी और ऑक्सीजन, ये सवाल पूछा जाता है बेसिकली। मैं जो चीज़ बताती हूँ उससे हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सवाल पूछा था कि लोहा में जंग क्यों लगता है। अब बताइए, अभी हमने जान लिया कि लोहे में जंग क्यों लगता है, क्योंकि लोहा वातावरण में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिस कारण उसमें जंग लगता है। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है। तो जब मैं कोई चीज़ यहाँ साइड में भी बताया करूँ तो वो क्वेश्चन के साथ साथ वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसे भी पढ़ा करिए। क्योंकि एक ही चीज़ हम पढ़ के निकल सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में जस्ता चढ़ता है, चलो पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा समझ के पढ़ना है ना, ताकि हम एक बार पढ़ें तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। तो गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। अच्छा, लोहे को जंग कैसे लगता है? क्योंकि लोहा वातावरण में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिस कारण उसमें जंग लगता है। तो लोहे के ऊपर क्या की जाती है? किसी धातु की परत चढ़ा दी जाती है, और उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। तो उस गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर? तो किस धातु की परत चढ़ाई जा रही है? जस्ते की। चलिए आगे बढ़ें। पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? बताइए, पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी है? नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी कि पानी में घुलनशील गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा। बताइए पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस कौन सी है, जल्दी बताइए। पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है अमोनिया। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होती है, अमोनिया वो पानी के अणुओं के साथ मिलके, मतलब H2O के साथ मिलके क्या बनाती है? NH4+ आयन। NH4+ आयन बनाती है और यही NH4+ आयन है जो अमोनिया को क्या करता है? पानी में घुलनशील बनाता है, पानी में घुलनशील बनाता है। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अमोनिया को पानी में घुलनशील कौन सा आयन बनाता है, क्या बनाता है? तो अमोनिया को पानी में घुलनशील बनाता है NH4+ आयन, क्योंकि जो अमोनिया होती है, अमोनिया वो क्या करती है? पानी के अणुओं के साथ मिलके NH4+ आयन बनाती है और इसी यही NH+4 आयन है जिसके कारण अमोनिया पानी में घुलनशील हो जाती है। क्लियर? और ये क्या करती है अमोनिया? ये पानी के अणुओं के साथ मिलके, इस पानी के अणुओं के साथ मिलके ये क्या बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाती है। तो अमोनिया पानी में घुलनशील क्यों है? क्योंकि अमोनिया पानी के अणुओं के साथ मिलती है और एक तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाती है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या अमोनिया पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है या नहीं बनाती है? तो बिल्कुल बनाती है। अमोनिया पानी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, NH4+ आयन रिलीज करती है। यही NH4+ आयन कारण होता है जिसके कारण अमोनिया पानी में घुलनशील होती है। तो सवाल आ जाए कि अमोनिया पानी में घुलनशील क्यों होती है? क्योंकि अमोनिया जब पानी में घुलती है तो एक आयन रिलीज होता है जिसे कहते हैं NH4+, और इसी के कारण ये पानी में, यही इसी प्रकृति के कारण अमोनिया पानी में घुल जाती है, इस आयन के रिलीज होने के कारण। क्लियर? तो याद रखिएगा कि पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? तो पानी में घुलनशील गैस है अमोनिया, क्योंकि ये अमोनिया पानी के साथ घुलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रही है और NH4+ आयन भी बनाती है। NH3 है, हाइड्रोजन के साथ मिलेगी NH4+ आयन, और यही आयन जिम्मेदार होता है इसकी पानी में घुलनशीलता के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? अमोनिया। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है बताइए? ये एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। पढ़ने का अच्छा तरीका ये कि जैसे हमने पढ़ा था पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में, हमने जान लिया कि इंसुलिन कौन रिलीज करता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। तो अब हमसे कुछ भी इंसुलिन का सवाल पूछ ले हम कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए आप तुरंत कर पाएंगे। इंसुलिन को कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? थायराइड, यकृत, इसी को कहते हैं लीवर। अग्नाशय, इसे कहते हैं पैंक्रियाज। कहीं कहीं इंग्लिश में भी दे देता है, तो इसलिए कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और ये है अधिवृक्क। तो बताइए इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? हमने क्या पढ़ा था कि इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। हमारे ब्लड में क्या करना? शुगर लेवल कंट्रोल करना, ये काम है इंसुलिन का। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो इंसुलिन पैंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से रिलीज होता है। और ये थायराइड ग्रंथि क्या है? जो हमारे यहाँ गले के सामने पाई जाती। तो इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करता है और रिलीज कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अब हमने पढ़ी है ये चीज़ें, तो हम आसानी से कर पाएंगे कि अग्नाशय से इंसुलिन रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं। किस जीव में हृदय नहीं होता? बताइए, किस जीव में हृदय ही नहीं होता है? ना तो हृदय होता है इसमें, ना ही परिसंचरण तंत्र होता है। हृदय भी नहीं होता और परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता। परिसंचरण तंत्र, ये दोनों चीजें नहीं होती है। बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ना तो हृदय है ना परिसंचरण तंत्र है? मछली, जो ऑक्टोपस, हाइड्रा। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हृदय नहीं होता? तो वो है हाइड्रा। ये एक मीठे पानी का जीव है, बेसिकली मीठे पानी का जीव है, और इसमें ना तो हृदय होता है ना ही परिसंचरण तंत्र। हृदय भी नहीं होता और परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता। तो याद रखिएगा कि हाइड्रा जो कि एक मीठे पानी का जीव है, उसमें ना तो हृदय होता है ना ही परिसंचरण तंत्र होता है। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करनी आपके एग्जाम तक। देखिए आपने कहा करंट अफेयर्स करा दीजिए 2025 का, हमने वीडियो ला दी। 2 वीडियो में 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने कवर करा दिया आपको। उसमें कमेंट किया आपने अगली वीडियो एमपी के करंट अफेयर्स पे ला दीजिए, हमने वो भी अपलोड कर दी। कल की क्लास में सबने कहा साइंस की क्लास ला दीजिए, आज साइंस की क्लास आ गई है। हमारी क्या एक्सेप्टेशन है आपसे? सिर्फ इतनी सी कि कमेंट करके ये बता दीजिए वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। और लाइक्स और कमेंट जब आपके आते हैं वीडियोस में, तो मैं हमेशा एक बात रिपीट करती हूँ, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे अगले दिन क्लास लानी है। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं चलाया है, आप सबका कमेंट में जाके पढ़िएगा। लोग पूछते हैं आपका ऐप कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है। कोई कोर्स नहीं है, कोई ऐप नहीं है, फ्री की क्लासेस है।
आराम से पढ़िए, लेकिन एक्सेप्टेशन बस इतनी की जाती है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे उन बच्चों तक जो पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में अभी भी कई सारे ऐसे तबके हैं जो पेड कोर्सेज के लिए नहीं है सक्षम, तो उन तक वीडियो पहुंच जाएगा। और एक बच्चा जब किसी घर से निकलता है नौकरी लेके, तो वो अपनी पूरी जो पीढ़ी होती है उसमें सुधार कर देता है। और एक बच्चा जब शिक्षित होता है, तो जब किसी व्यक्ति को अगर फ्री में चीज़ें मिल जाएंगी और वो नौकरी पा लेगा अगर, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो 2-3 पीढ़ियाँ हैं वो सुधर जाएंगी। तो बस वीडियो शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आसपास के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए। साइंस आपके हर उस सब्जेक्ट में आता है, कोई भी एग्जाम हो सब में आता है। एमपी का जीके डाला गया है, जीएस के वीडियोस डाले गए हैं, शेयर कर दिया करिए उन वीडियोस को, क्योंकि जीएस सारे एग्जाम्स का पार्ट होता है, वो हर एग्जाम में आता है आपके। और लाइक्स और कमेंट्स इसलिए कहती रहती हूँ मैं, बताइए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्लास कैसी लगी, ताकि जब मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ सारे कमेंट्स का, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को। इसलिए मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि लाइक कमेंट कर दिया करिए। किस जीव में हृदय नहीं होता है, तो हाइड्रा में नहीं होता है, और इसी में परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है। क्लियर। हाइड्रा कैसा है, तो मीठे पानी का जीव है। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, बताइए। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है डाल्टन का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और हुक का नियम। बताइए चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा कि चुंबकीय बल की दिशा किससे ज्ञात होती है? चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होती है। बाएं और दाएं में कंफ्यूजन होता है, तो जान लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा दिखाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की बात हो रही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात हो रही है। अंगूठा किसको दिखाता है? तो अंगूठा बल की दिशा को बताता है। अंगूठा किसे बताता है? बल की दिशा को। मध्यमा क्या बताती है? मध्यमा धारा की दिशा बताती है, धारा की दिशा बताती है। तो चुंबकीय बल की दिशा कौन बताता है? तर्जनी। तर्जनी क्या बताती है? तर्जनी ही चुंबकीय बल की दिशा बताती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब किसी हाथ को इस तरीके से फैलाया जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंतर्गत जो अंगूठा होता है वो क्या करता है? बल की दिशा बताता है। मध्यमा किसकी दिशा बताती है? धारा की दिशा बताती है। और तर्जनी क्या बताती है? तर्जनी ही चुंबकीय बल की दिशा बताती है। तो चुंबकीय बल की दिशा बताने में किसका उपयोग होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। अच्छा ठीक है, बाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है, लेकिन क्या हमें यहाँ साथ ही साथ दाएं हाथ का नियम नहीं पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमारा कन्फ्यूज़न ना हो? क्योंकि कन्फ्यूज़न तो होगा, बाएं हाथ का नियम क्या, दाएं हाथ का नियम क्या। तो जान लेते हैं कि दाएं हाथ का नियम क्या बताता है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, आप में से किसी को पता है कि दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? दाएं हाथ का नियम बताता है किसी भी गतिमान जो आवेशित कण है, किसी भी गतिमान जो आवेशित कण है उस पर लगने वाले बल की दिशा, आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा। तो अब याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा बताता था। तो चुंबकीय बल की दिशा कौन बताता है? बाएं हाथ का। और दाएं हाथ का क्या बताता है? कि किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा। तो किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा कौन बता रहा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बाएं और दाएं में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बता रहा है? चुंबकीय बल की दिशा, जिसमें अंगूठा बल की दिशा बता रहा था, मध्यमा धारा की, और तर्जनी चुंबकीय बल की दिशा बता रही थी। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। चुंबकीय बल की दिशा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। दायां क्या बताता है? तो दाएं हाथ का नियम किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो बल की दिशा को कौन बता रहा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो अंतर आपको याद रखना है। क्लियर? चुंबकीय बल की दिशा बाएं हाथ का नियम, और किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो गया, कोई बात नहीं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा। और चुंबकीय बल की दिशा कौन बता रहा था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा था चुंबकीय बल की दिशा, तो चुंबकीय बल की दिशा बताएगा बाएं हाथ का नियम। चलिए, अंगदान के लिए कौन सा अंग सबसे उचित माना जाता है या सबसे अधिक दान किया जाता है?
अंगदान के लिए सबसे अधिक कौन सा अंगदान किया जाता है, बताइए। एक सेकंड, यहाँ मैं अपने साइड से एक ऑप्शन रख दूं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। अंगदान के लिए कौन सा अंग सबसे अधिक दान किया जाता है, बताइए। कौन सा अंग है जो सबसे अधिक दान किया जाता है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जब कोई चीज़ दो होती है तो अगर वो एक काम भी करना बंद कर दे तो आप एक से काम चला सकते हैं। वो कौन सी होती है? किडनी होती है। जब बॉडी में एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी से शरीर चलाया जा सकता है, डायलिसिस वगैरह भी होता है, लेकिन एक किडनी से इंसान जिंदा रह सकता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा दान भी कौन सा अंग होता है? किडनी। पता चले हार्ट दान कर दीजिए, जिंदा ही नहीं बचेंगे आप, वो तो उसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है ना जो अब इस दुनिया में नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस अंग का होगा कि भाई व्यक्ति जी भी रहा है अगर तो भी वो दान कर सकता है किडनी। जैसे किसी भी एक परिवार के रिलेटिव्स होते हैं, जैसे अभी आपने चर्चा सुना होगा, बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार के चुनाव में आपने सुना होगा कि लालू प्रसाद यादव जी को, जो उनकी बेटी है, उन्होंने शायद अपनी एक किडनी दान की, ऐसा चर्चाओं में रहा है। अब जो भी रहा हो तो ऐसा चर्चाओं में विषय रहा। तो सबसे ज़्यादा दान जीवित व्यक्ति भी जो कर सकता है वो कौन सा अंग है? किडनी। और किडनी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को फिल्टर करने का। तो हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? इसी किडनी में होता है। और यकृत क्या कर रहा था? तो यकृत किसका पाचन करता है? लीवर। लीवर वसा का पाचन करता है। और इसी लीवर में क्या हो रहा था? इसी लीवर में पित्तरस भी रिलीज हो रहा था। तो सवाल पूछा जाता है पित्तरस कहाँ रिलीज होता है? तो इसी लीवर में रिलीज होता है। हृदय काम क्या करता है? तो हृदय में चार कक्ष होते हैं, दाया आलिंद दाया निलय, बायां आलिंद बाया निलय। इनके काम क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अलग, अभी क्वेश्चंस आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। 2 दिन साइंस की क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फेफड़ा हमारी बॉडी के श्वसन को नियंत्रित करता है। चलिए, तो अंगदान के लिए कौन सा अंग सबसे अधिक दान किया जाता है? राइट आंसर है किडनी। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? बताइए, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, रक्त मस्तिष्क अवरोध, मेंजेस, न्यूरन, सीरम। तो ये जो मेंजेस है इसका जो राइट नाम है वो क्या है? मोनेंजेस। ये इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन होता है, तो याद रखिएगा मोनेंजेस। ये इसके भी 3 परतें होती हैं। इसकी भी कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। और ये इनके माध्यम से मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी झिल्ली प्रदान करती है? मोनेंजेस। यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है या जो वर्तनी है वो थोड़ा सा गलत है, तो मेंजेस लिखा हुआ है तो मतलब मैंने मोनेंजेस। तो ये भी आए तो ये भी सही है, और ये आए तो ये तो थोड़ा सा वर्तनी में मिस्टेक है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मोनेंजेस प्रदान करता है। मोनेंजेस नामक झिल्ली प्रदान करती है। और इसकी परतें कितनी होती हैं? 3 परतें होती। क्लियर? तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली मोनेंजेस, याद रखिएगा। वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? आपके साइंस में एक सवाल एसआई मात्रक से ना आए हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और बच्चे एसआई मात्रक में ही गलती कराते हैं क्योंकि वो कहते हैं अरे एसआई मात्रक पढ़ा हुआ है, और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं नर्वसनेस पीक पे होती है, गलत करके चले आते हैं, 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं। सिली मिस्टेक्स क्यों करनी है? रिवीजन कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है, या वोल्टमीटर किसका एसआई मात्रक है? बताइए। धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का, शक्ति का। वोल्टमीटर किसका एसआई मात्रक है? बताइए। धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में शायद। क्या मैं सही हूँ? बताइए। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विभवांतर को किस में मापा जाता है? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। और शक्ति, पावर, पावर को किस में मापा जाता है? वॉट में मापा जाता है। तो वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को नापने में होता है। धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। प्रतिरोध ओम में। और शक्ति यानी कि पावर वॉट में। याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं एग्जाम हॉल में, और यही सिली मिस्टेक्स होती हैं। अमोनिया की गंध कैसी होती है? बताइए, अमोनिया की गंध कैसी होती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, मीठी, तीखी, सड़ी, बिना गंध वाली। तो देखिए, जो अमोनिया है वो बेसिकली किस में पाई जाती है? अमोनिया आपकी यूरिन में पाई जाती है। अमोनिया किसी व्यक्ति के पसीने में पाई जाती है। अमोनिया की जो गंध होती है वो बहुत तीखी और दम घुटाने वाली होती है। तीखी और दम घुटने वाली जो होती है, और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी यूरिन में पाई जाती है। कभी कभी सवाल पूछता है कि अमोनिया कहाँ कहाँ पाई जाती है? पसीने में पाई जाती है। आपके घर में जो सफाई वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो सफाई के कार्यों में यूज़ होते हैं, सफाई के जो उत्पाद होते हैं, उसमें अमोनिया का उपयोग होता है।
तो अमोनिया की गंध कैसी होती है? अमोनिया की जो गंध होती है वो तीखी होती है और दम घुटाने वाली होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? तो घरेलू साफ सफाई के उपकरणों में, दूसरा जो आपकी यूरिन में, आपके पसीने में ये पाई जाती है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा अमोनिया की गंध कैसी है? तीखी और दम घुटाने वाली। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बताइए? क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऑप्शन है न्यूटन का नियम, ऊष्मा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, फ्लेमिंग का नियम। इस पे मत जाइए, ठीक है आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है, लेकिन क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या संभव है? रूपांतरण संभव है। ऊर्जा ना तो आप जनरेट कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो आप खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सोलर पैनल, सूरज की ऊर्जा है, उसे आप कहते हैं सौर ऊर्जा। सोलर पैनल लगाया आपने, सोलर पैनल के माध्यम से सूरज की ऊर्जा क्या कर रही है? आपके पूरे घर में बिजली दे रही है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल का उपयोग करके किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया गया? विद्युत ऊर्जा में। जल ऊर्जा, पानी को तेज बहाव के साथ निकाला जाता है, जब पानी तेज बहाव के साथ बहता है उस जल ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? उससे बिजली बनाई जाती है। तो सबसे बेहतर उदाहरण तो मुझे यही लगता है कि सूरज से क्या मिल रही थी आपको? सौर ऊर्जा। तो क्या सौर ऊर्जा को आप खत्म कर सकते हैं? नहीं। क्या सौर ऊर्जा को आप बना सकते हैं? नहीं। तो आपने क्या किया? सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया? सौर पैनल लगाए और सौर पैनल के माध्यम से किस में कन्वर्ट कर दिया? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। और उसी से आपके घर में क्या बन रही है? बिजली। और ये किस रूप में कन्वर्ट है? विद्युत ऊर्जा में। तो अब आप खुद बताइए कि क्या हो रहा है? क्या ऊर्जा जनरेट हो रही है? नहीं। क्या ऊर्जा को नष्ट किया जा रहा है? नहीं। सौर ऊर्जा को सिर्फ किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव है। यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। और सौर ऊर्जा से बेस्ट एग्जाम्पल मुझे कुछ नहीं लगता। सूरज की ऊर्जा थी जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर पैनल के माध्यम से आपने उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। उसी सोलर पैनल के माध्यम से आपके पूरे घर में अब बिजली आ रही। तो सूरज की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया गया। और यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। जैसे कि सूरज की ऊर्जा को हमने किस रूप में प्राप्त कर लिया? सूरज की ऊर्जा से हमने बिजली बना ली, उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो याद रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? बताइए, चलिए बता ही दीजिए कि दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है। बहुत सरल सवाल था। दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? चलिए बता ही दीजिए, दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? केंद्र पर होता है, ध्रुव पर होता है, ध्रुव और केंद्र के बीच होता है, केंद्र के बाहर होता है? बताइए, जो दर्पण का फोकस बिंदु है वो कहाँ होता है? बताइए। चलिए, तो दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण का फोकस बिंदु होता है किसी भी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। तो याद रखिएगा, किसी भी दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस फोकस बिंदु एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहाँ होता है? किसी भी वस्तु के ध्रुव और वक्रता केंद्र, कहीं कहीं केंद्र लिखा होता है, कहीं कहीं वक्रता केंद्र लिखा होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहाँ है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओम का नियम किससे संबंधित है? बताइए, ओम का नियम किससे संबंधित है? बताइए। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आप सबके सामने, गति, तापमान, विद्युत, गुरुत्व। बताइए, ओम का नियम क्या है? V = IR। और ओम का नियम क्या किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? बताइए। ओम का नियम वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताने का काम करता है। क्लियर? तो ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताने का काम करता है। आपको सूत्र पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है।
तो ओम के नियम का सूत्र क्या है, V = IR, और ये किसके किसके बीच संबंध बताने का काम करता है, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में, जिसमें V वोल्टेज है, I विद्युत धारा है, I विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध। अब आप देख लीजिए कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या गति है कहीं ओम के नियम में, स्पीड है कहीं, नहीं। टेम्परेचर का वर्णन है कहीं, नहीं। गुरुत्व का वर्णन है कहीं, नहीं। विद्युत है क्या, बिल्कुल विद्युत धारा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का नियम किससे संबंधित है, विद्युत यानी कि विद्युत धारा से संबंधित है। ओम का नियम किसके किसके बीच संबंध बताता है, पूछ सकता है। तो ओम का नियम वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताने का काम करता है। बेसिकली जो इसका सूत्र होता है, ये होता है कि जो वोल्टेज है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर ये क्या हो जाता है, सूत्र V = IR, जिसमें I क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो निम्नलिखित में से आपको पहले तो सूत्र पता होना चाहिए कि ओम के नियम का सूत्र क्या है, तब तो आप बता पाएंगे कि ओम के नियम में क्या क्या चीज़ें हैं और ओम का नियम किस चीज़ से संबंधित है। तो ओम का नियम का सूत्र याद रखिएगा, V = IR। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। ओम का नियम किन दो चीज़ों के बीच संबंध बता रहा है, तो वोल्टेज और विद्युत और प्रतिरोध के बीच संबंध बता रहा है। क्लियर, जिसमें V वोल्टेज है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो इन निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व यहाँ विद्यमान है, तो विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, और ओम के नियम का सूत्र तो आपको याद ही रखना है बहुत ध्यान से। और किनके बीच संबंध, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग होती है, मतलब आग को बुझाने में उपयोग होती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में उपयोग होती है, ऑप्शन है ऑक्सीजन। होगा नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को जलाने में मदद करती है ऑक्सीजन, ना कि बुझाने में। अग्निशामक का मतलब होता है आग को बुझाने में। आग को बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, आग को बुझाने में या अग्निशामक के रूप में कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जब कोई वस्तु जलती है तो किसकी मदद से जलती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के कारण ही वो जलती है। ऑक्सीजन की मदद से वो और तेज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम कर देता है, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देता है। इस वजह से जो वो तेज वस्तु होती है, तेज रूप से जल रही होती है, वो शांत होने लग जाती है। तो अग्निशमक या अग्नि को बुझाने का काम कौन सी गैस द्वारा किया जाता है, या अग्नि को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यही पूछ लेता कि किसी चीज़ को जलाने में किसका उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन। क्लियर, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन का जो प्रभाव है उसको कम कर देती है, किसी भी वस्तु में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है। इस वजह से इसे अग्निशामक के रूप में या किसी भी चीज़ को बुझाने में, आग को बुझाने में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी बता दीजिए, इसमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देना है अपने को। बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए। जूल है क्या, न्यूटन है, वॉट है, पास्कल है, बताइए बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्लियर, जूल किसका है, जूल किसका एसआई मात्रक, कार्य और ऊर्जा का। ये एसआई मात्रक जरूर पढ़ के जाइएगा। वॉट किसका बताया था मैंने, शक्ति का। और पास्कल किसका होता है भाई, बताइए पास्कल किसका होता है। सबको एसआई मात्रक आपको पता है, रिवीजन करने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं। बताइए फिर पास्कल किसका एसआई मात्रक है, जल्दी माफ़ करिएगा, खांसी 2-3 दिन से अब फिर से परेशान कर रही है। इसके पहले एक बार खांसी हुई थी मुझे, 1.5 महीने तक खांसी चली थी। कमेंट सेक्शन में सबने तरह तरह के रेमेडीज़ बताए कि किन्होंने बोला लौंग भूंज के खा लीजिए, कुछ लोगों ने कुछ दवाइयाँ बताई। आप सबका स्नेह है। तो पास्कल किसकी है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। क्लियर, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्लियर, वॉट शक्ति का है, पास्कल दाब का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5.5, 6.4, 7.4, 8.2। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और किसी भी वस्तु का यदि पीएच मान 7 से कम है तो वस्तु कैसी होगी, किसी भी वस्तु का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वस्तु कैसी होगी, वस्तु अम्लीय होगी। ठीक है, किसी भी वस्तु का पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा है, पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो वस्तु कैसी होगी, तो वस्तु क्षारीय होगी। तो याद रखना है कि किसी भी वस्तु का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वस्तु कैसी होगी, अम्लीय। 7 से कम और 7 से ज़्यादा है तो कैसी होगी, क्षारीय होगी। और यदि किसी वस्तु का पीएच लेवल 7 ही है, फिर ये भी सवाल पूछा जाता है, तो वस्तु उदासीन होगी। जैसे कि पीने वाला पानी पूछा जाता है कि पीने वाले पानी का पीएच मान कितना होता है,
पीने वाले पानी का पीएच मान जो होता है, पीने वाले पानी का पीएच मान 7 होता है, तभी हम उसे पी पाते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा अम्लीय ही हो जाएगा अगर पीएच मान कम हो गया, और यदि पीएच मान ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा क्षारीय ही हो जाएगा। तो क्या पूछा था? ब्लड का। तो ब्लड का पीएच मान लगभग कितना होता है? ब्लड का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, लगभग 7.4 होता है। और अगर किसी वस्तु का पीएच मान, ये सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम है तो वस्तु कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय होगी? पूछा जाता है ये सवाल। तो यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम है तो वस्तु कैसी होगी? अम्लीय होगी। और यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वस्तु कैसी हो जाएगी? वस्तु क्षारीय हो जाएगी। एक सवाल और पूछा जाता है कि पीने वाले पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पीने वाले पानी का पीएच मान 7 होता है। पीने वाला पानी किस प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? तो जो पीने वाला पानी है वो किस प्रकृति का होता है? पीने वाला पानी उदासीन प्रकृति का होता है। क्लियर? और ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पीएच मान से रिलेटेड, कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। पीने वाला पानी कैसा होता है? उदासीन, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसी वजह से हम उसे पी पाते हैं। और ब्लड का कितना होता है? ब्लड का होता है लगभग 7.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC का काम क्या होता है? सारी चीज़ों को एक जगह पढ़ने का फ़ायदा हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। जैसे हमने जाना था, पूछा है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, और श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या काम होता है। ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, थक्का रोध, शर्करा नियंत्रण। तो अभी हमने कितनी बार सवाल जो किए हैं उनमें हमने सब कुछ पढ़ा है एक जगह। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम किनका है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम RBC का है। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका है? यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किसका है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBCs का है। हमारी बॉडी में थक्का बनाने का काम किसका है? तो थक्का बनाने का काम हमने पढ़ा था रक्त प्लेटलेट्स का है। और हमारी बॉडी में शर्करा नियंत्रण, यदि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो हमारी बॉडी में ब्लड को शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है। तो अब आप जान लीजिए कि श्वेत रक्त कणिकाएं पूछा है जिन्हें WBCs के रूप में भी जाना जाता है, तो उनका क्या काम हो जाएगा? उनका काम हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अब देखिए, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वो होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लेकिन आपको उसके ऑप्शंस के बारे में पता है तो आप आंसर को एलिमिनेट कर लेते हैं। मान लीजिए 4 चीज़ें पता दी हुई हैं। अब आपने पढ़ा है इसके पहले कि ऑक्सीजन ले जाने का काम तो RBC का है, हमने पढ़ा हुआ है। थक्का बनाने का काम हमने पढ़ा है, प्लेटलेट्स का है। ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम हमें पता है, इंसुलिन का है। तो डेफिनेटली श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कर रही होंगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही होंगी, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। कई आप सबके मन में सवाल आता होगा कि ठीक है ना, आंसर बताइए, आगे बढ़िए, इतनी सारी चीज़ें क्यों बतानी है? इतनी सारी चीज़ें इसलिए बतानी है क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती। तो जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, आंसर्स को। जब आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे तो हम उसमें सही आंसर ढूंढ पाने में सक्षम होंगे। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि रट के चलते आगे बढ़ते हैं, नहीं। कोई चीज़ पढ़ा करिए तो थोड़ा सा डीप पढ़ा करिए, इस वजह से क्योंकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहे। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने किया था कि रक्त का कारखाना किसे कहा जाता है, हमने कहा बोन मैरो को कहा जाता है। अब बोन मैरो को क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा कि जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, जैसे RBC हैं, WBC हैं, रक्त प्लेटलेट्स हैं, वो उसी बोन मैरो में बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। इस वजह से उसे रक्त का कारखाना कहते हैं। तो अब आपको कभी भूलेगा, कभी ये चीज़ भूलेगी आपको कि बोन मैरो को ही रक्त का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि RBC, WBC, रक्त प्लेटलेट्स ये सब कहाँ बनती हैं? वो उसी बोन मैरो में बनती हैं। तो इस वजह से पढ़ा जाता है थोड़ा सा सारे ऑप्शंस के साथ, ताकि आप एलिमिनेट भी कर सकें। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? WBC का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? बताइए, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। बताइए परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? आपको पता है ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में 2 तत्व विद्यमान होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा तत्व होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित 2 तत्व होते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी में एक चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन्स में होता है ऋणावेश, ठीक है। प्रोटॉन में कैसा होता है? प्रोटॉन में होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है। चलिए बढ़िया है। एक सवाल पूछा जाता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में कौन से दो तत्व विद्यमान होते हैं? तो किसी भी तत्व के नाभिक में दो तत्व कौन से विद्यमान होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा होता है निश्चित ऊर्जा स्तर में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन जी द्वारा, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक जी ने की थी। ये सवाल भी आता है, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज आप कमेंट करके बताइए। आज कोई सवाल नहीं पूछा क्या आपसे? मैंने नहीं पूछा शायद। कमेंट करके बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो परमाणु का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु का सबसे छोटा कण कहलाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं चक्कर लगाते हुए। और इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है? तो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? किसी भी नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हुए। किसी भी परमाणु के नाभिक में दो तत्व कौन से विद्यमान होते हैं? तो नाभिक में दो तत्व जो विद्यमान होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इतनी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। गति का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। गति का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बता दीजिए। मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर है, न्यूटन है। तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। याद रखना है कि जो स्पीड है उसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। कहाँ पहुँच गए भाई? ये कौन सी गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है? बताइए कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पेपर को लाल करती है? कौन सी गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है? अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, मीथेन। नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है? मुझे ये बताइए कि जो नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है? जब वो किस विलयन के संपर्क में आता है? नीला लिटमस पेपर क्या हो रहा है भाई? लाल हो रहा है। कब होता है? जब वो किस विलयन के संपर्क में आता है? नीला लिटमस पेपर लाल तब होता है जब वो किसी अम्लीय विलयन के या किसी अम्ल के संपर्क में आता है। तो नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है? जब वो अम्ल से क्रिया करता है। अब देख लीजिए इनमें से अम्ल कौन सा है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो याद रखना है कि कोई भी गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कब कर देती है? तो नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है? जब वो किसी अम्ल के संपर्क में आ जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अम्ल सामने कौन सा है। तो अम्ल कौन सा है सामने? HCl। तो HCl के संपर्क में आने पे ही नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है? जल्दी बता दीजिए। कठिन से कठिन सवाल की प्रैक्टिस करना है, सरल से सरल सवाल की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा नहीं पता है। सिली मिस्टेक सरल सवालों में हो जाती हैं, बहुत सरल पेपर भी आ जाता है तो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो हर लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी होनी चाहिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? जल्दी बता दीजिए। 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, 10⁴, 10⁻²। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कैसी तरंग है? बताइए प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या कोई तरंग नहीं है इनमें से? बताइए। एक सवाल नहीं पूछे आज मैंने। बताइए प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या किसी भी प्रकार की तरंग नहीं है? बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? गति में रहने वाला पिंड गति में ही रहेगा। F = ma, बल = द्रव्यमान और त्वरण। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है कोई नहीं। न्यूटन के टोटल 3 नियम न्यूटन ने दिए। पहला नियम दिया, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान स्थिति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करें। एग्जाम्पल,
गेट आपका खुला हुआ है जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जब तक आप उस गेट को ऐसे खोलेंगे नहीं, क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। यदि वो खुली हुई अवस्था में है तो क्या जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे वो बंद होगा? नहीं होगा। तो जब तक आप उस पर बाह्य आरोपित नहीं करेंगे वो अपनी एज इट इज स्थिति में बना हुआ रहेगा। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ये कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट नियम। दूसरा नियम F = ma। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम है F = ma, कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब रॉकेट को देखा है आपने? रॉकेट जब उड़ता है तो जो फ्यूल होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जितना फ्यूल नीचे बर्न होता है उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर जाता है। तो जितनी विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है उसी स्पीड से रॉकेट उसके जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, और यही कहलाती है न्यूटन का तीसरा नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के 3 नियम याद रखने हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। वो क्या कहलाता है न्यूटन का पहला नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा नियम कहता है F = ma, और तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। मार्बल जो आपके घरों में यूज़ होता है, आपने देखा होगा राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, घरों में फ्लोर्स में यूज़ होता है मार्बल आजकल। तो मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो याद रखिएगा मार्बल में क्या पाया जाता है? मार्बल का रासायनिक नाम क्या होता है? मार्बल का रासायनिक नाम होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी सवाल आता है कि किन खनिजों से मिलके बना होता है ये? तो चूना पत्थर और कैल्साइट नामक खनिजों से मिलके बना होता है। सुने रहिए, क्या पता पूछ ले कि जो मार्बल है वो किन खनिजों से मिलकर बना है। तो चूना पत्थर और कैल्साइट ये खनिज होते हैं, इनसे मिलकर बनता है। चूना पत्थर और कैल्साइट ये खनिज हैं, इनसे मिलकर मार्बल बनता है। तो मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? मार्बल का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है? CaCO3। ये किन खनिजों से मिलके बनता है? तो पहला चूना पत्थर और दूसरा कैल्साइट नामक खनिजों से मिलके बना होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? CaCO3। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, और बना किससे है ये? चूना पत्थर और कैल्साइट खनिजों से। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, स्टील, कार्बाइड, टंगस्टन। ये बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या मुझे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए, आप सबको पता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है प्रकृति में पाया जाने वाला? हीरा। ये तो बताना नहीं चाहिए था मुझे। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। इस आंसर को बताइए और इवेल्युएट करिए कि क्या आप इसको पता कर पाएंगे कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। अत्यंत सरल सवाल। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। भाई आप सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा तो आदमी निकल लेगा इस दुनिया से। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। बताइए कौन सा अम्ल है जो आपके पेट में पाया जाता है? आपके पेट में पाया जाता है, आप ही को नहीं पता। बताइए कौन सा पाया जाता है आपके पेट में? आपके पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? बताइए। आपके पेट में पाया जाता है HCl। HCl पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड तो भाई खतरनाक है। इसी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो एसिड रेन होती है, उस एसिड रेन में यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये दोनों किसका कारण बनते हैं? ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। तो अम्लीय वर्षा किन एसिड के कारण होती है ये भी याद रखिएगा। अरे वही अम्लीय वर्षा जिसके कारण सवाल आता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है? एसिड रेन। क्योंकि जो वातावरण में उपस्थित खतरनाक गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करती हैं? जल वाष्प मिलती हैं, और जहाँ जल वाष्प के कण मिलते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब वहाँ जल वाष्प में एसिड में कन्वर्ट हुई जहरीली गैसें तो वो धरती पर आई।
जब धरती पर पानी के रूप में बरसी तो जो स्थापत्य हैं हमारे यहाँ का व्यक्ति, हम मनुष्य हैं, उन पे जब बारिश की बूंदें पड़ी तो सब कुछ प्रभावित होता है। तो ताजमहल का जो पीला रंग होता है वो इसी एसिड रेन के कारण होता है। और एसिड रेन के लिए दो जिम्मेदार गैसेज कौन सी होती हैं, जो दो जिम्मेदार जो एसिड है वो कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और कौन कौन सी गैसें वातावरण में विद्यमान होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड विद्यमान होती हैं। वो जल वाष्प से क्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और नाइट्रिक एसिड बताती हैं। तो यहाँ पे आपके अम्लीय वर्षा वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अम्लीय वर्षा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर साइंस, वो भी साइंस का पार्ट है। पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसका रंग पीला क्यों हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा किन दो एसिड्स के कारण होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी दो गैसें जिम्मेदार हैं, तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दो गैसें जिम्मेदार हैं। तो हर तरह से सवाल आ सकता है, प्रिपेयर रहिएगा। और आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। मैं इसलिए सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करती हूँ आप सबको कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है किसी को नहीं पता है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो अम्लीय वर्षा तो याद ही रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण होती है। चलिए, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सामान्य तापमान बताइए। आपकी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 96.8 फ़ारेनहाइट, 99.9 फ़ारेनहाइट। आपके शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। पहले बात तो सेल्सियस में अगर आप कहेंगे तो कितना तापमान होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे तो ये होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है और फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। तो आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। तो याद रखिएगा कि आपके शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस कहीं कहीं लिखा होता है ऊर्जा ग्रह, किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। कोशिका का पावर हाउस और ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट। किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। छोटे छोटे सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है एग्जाम के पहले एक बार। क्लोरोफिल किसके प्रकाश में सहायक होता है, क्लोरोफिल किसके प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल का काम क्या होता है बताइए। आप सबको पता है पौधे क्या काम करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ठीक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश, इसको मिला के पौधे भोजन बनाते हैं, वही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो कभी आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किसका उपयोग करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसका उपयोग करके क्या बनाते हैं, तो पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और ग्लूकोज नामक उत्पाद बनाते हैं, ग्लूकोज उत्पाद के रूप में बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। लेकिन पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कैसे करते हैं, सवाल तो ये है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कैसे करते हैं, तो ये क्लोरोफिल की मदद से। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल पौधों को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद कौन करता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में जो मदद करता है वो क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करना। अगला सवाल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पौधे में, तो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल पौधे में कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है बताइए। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मैग्नीशियम धातु। ये सवाल भी पूछा जाता है। तो जब कोई चीज़ पढ़िए तो प्रयास करिए कि वहीं पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं। जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का,
वातावरण में क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। लेकिन पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कैसे कर रहे हैं? किसकी मदद से कर रहे हैं? तो इस क्लोरोफिल की मदद से कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल का क्या काम हो गया? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। लेकिन क्लोरोफिल पौधे में पाया कहाँ जा रहा है? तो क्लोरोफिल पौधे में पत्तियों में पाया जा रहा है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित है। ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का काम क्या है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधे की पत्तियों में। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्लियर? चलिए, और ये है पूरी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ये भी जानिएगा। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित है? मैग्नीशियम। परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? बताइए, किसी भी परमाणु का जो केंद्रक है, नाभिक है, केंद्रक का मतलब है नाभिक, नाभिक किससे मिलकर बना होता है? बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी हमने जाना था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व उपस्थित होते हैं। पहला उपस्थित होता है प्रोटॉन, जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा उपस्थित होता है न्यूट्रॉन, जिसपे होता है ना कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं। और यहाँ क्या उपस्थित होते हैं? किसी भी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या उपस्थित होता है? नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। तो पूछा है कि नाभिक में कौन से दो तत्व उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में आपको कौन से दो तत्व दिख रहे हैं? पर किसी भी परमाणु के नाभिक में आपको दो तत्व कौन से दिख रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज मैंने बताई थी, जेम्स चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण था, इसकी खोज जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन में कैसा है? कोई चार्ज नहीं है। तो परमाणु का केंद्र किन से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जब योग कर दिया जाता है तो वो क्या होती है? परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान? बताइएगा मुझे। चलिए, हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? अम्ल का, क्षार का, लवण का, अम्ल और क्षार दोनों का? बताइए। हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? देखिए, जो हल्दी होती है तो जब आप इसको किसी अम्लीय विलयन के साथ मिलाएंगे, अम्लीय विलयन के साथ मिलाएंगे तो ये कैसा रंग देती है? अम्लीय विलयन के साथ ये देती है जो इसका नेचुरल रंग है, पीला, पीला रंग देती है ये। लेकिन अगर आप हल्दी को किसी क्षार के साथ मिला दीजिए, आप इसी हल्दी को क्षार के साथ, क्षार के रूप में आप समझ लीजिए साबुन, आपके कपड़े में लग गई है हल्दी, आपने उसमें साबुन लगा दिया, कैसा कलर हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा। तो जो हल्दी है वो तो दोनों के साथ क्रिया कर रही है, अम्ल के साथ भी क्रिया कर रही है और क्षार के साथ भी क्रिया कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अम्ल का प्राकृतिक, अम्ल किसका, हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा? अम्ल का भी हो जाएगा और क्षार का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी को हमने पहले अम्लीय विलयन में डुबोया, ये देखने के लिए कि प्राकृतिक सूचक है या नहीं। तो जैसे ही हल्दी को हमने अम्लीय विलयन में मिलाया तो उसका रंग हो गया पीला, तो ये तो है प्राकृतिक सूचक। लेकिन जैसे ही हल्दी को हमने क्षार में मिलाया तो क्षार क्या है? साबुन। और साबुन में हल्दी आप लगा के देखिए, तुरंत कैसा हो जाएगा रंग उसका? लाल। जब हमारे कपड़े में हल्दी लग जाती है और साबुन उसमें निरमा वगैरह लगाया जाता है, क्षार, वो लाल हो जाता है। तो ये तो क्षार के साथ भी क्रिया कर रही है, तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ कलर देती है। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएगी? इसकी हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक हो जाएगी? अम्ल और क्षार दोनों का। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, दूध का फटना या नमक का घुलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं? बताइए मुझे, आप में से किसी को पता है रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें परिवर्तन के दौरान या परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ बनता है, और जब वो नया पदार्थ बन जाता है तो उसके बाद उसे वापस उसी अवस्था में रूपांतरित करना संभव नहीं होता है। वो होता है रासायनिक परिवर्तन, कि जब परिवर्तन हो तो कोई नया पदार्थ बन जाए और उसे वापस अपनी अवस्था में परिवर्तित ना किया जा सके, तो उसे वापस उसमें वापस जो परिवर्तन है या वापस उसी अवस्था में परिवर्तन संभव ना। अब आते हैं ऑप्शंस में। बर्फ का पिघलना, बर्फ थी, पिघल गई, पानी बन गई। पानी को वापस बर्फ में नहीं बदला जा सकता,
बिल्कुल बदला जा सकता है। बर्फ़ पिघली पानी बनी, पानी को आपने वापस फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ बन गया, ये तो नहीं होगा। पानी का वाष्प बनना, पानी वाष्प बना, संघनन प्रक्रिया हुई, बारिश के रूप में वापस धरती पर आ गया, तो क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। क्या इसे वापस नहीं परिवर्तित किया जा सकता? धरती पर आया, फिर वाष्पित होगा, फिर संघनन होगा, फिर नीचे आएगा, तो इसमें भी कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है और वापस इसमें परिवर्तन भी संभव है। जैसे बर्फ़ को पिघलना, तो पानी से वापस बर्फ़ बनाया जा सकता है, जल वाष्प से वापस पानी बनाया जा सकता है। फिर है नमक का घुलना। नमक को आप पानी में घोल दीजिए, क्या वापस पानी को वाष्पित करके आप नमक प्राप्त नहीं कर सकते? समुद्र के पानी में कहते हैं कि नमक होता है, तो उसमें वो डिज़ोल्व होता है, फिर एक प्रोसेस के द्वारा उससे नमक निकाल लिया जाता है। तो क्या इसे भी वापस अपनी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का फटना। यदि दूध फट गया है एक बार, हमारे घर में तो ऐसा होता है कि गलती से अगर दूध फट गया तो मम्मी लोग हालत ख़राब कर देती हैं कि तुम लोगों के कारण ऐसा हुआ है, तुम लोग यहाँ नींबू वगैरह खट्टी चीज़ें रखते हो, इस वजह से दूध फट जाता है। क्यों परेशान होती हैं वो इतना? इस वजह से परेशान होती हैं क्योंकि अगर एक बार दूध फट गया तो उसे नए रूप में, इसे वापस उसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि दूध फट गया है तो उससे एक नया पदार्थ ही बनेगा, और नया पदार्थ हम क्या बना सकते हैं? दूध फटने से पनीर बनाया जा सकता है, क्लियर, चीज़ बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब दूध का फटना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको जब दूध फट जाता है तो उसे एक वापस उसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बने। तो दूध के फटने के बाद क्या बनाया जाता है? पनीर बनाया जाता है उससे, तो इस वजह से एक नया पदार्थ बन रहा है और इसे वापस उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस वजह से दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होगा। बल्कि जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं वो वापस अपनी अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। बर्फ पिघलकर वापस बर्फ बन सकता है, पानी वाष्प में बदलकर वापस संघनन प्रक्रिया द्वारा धरती पर आ सकता है, नमक घुलकर वापस नमक बनाया जा सकता है। तो ये सारी स्थितियां वापस अपने रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन दूध का फटना नहीं। क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध का फटना। और इसमें एक नया पदार्थ भी बन रहा है, पनीर। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड। बताइए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? बेसिकली खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो खट्टे फल जैसे अंगूर है। क्लियर? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। और फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, इसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड। तो सवाल ऐसे पूछता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। सवाल ऐसा पूछा जाता है बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिडिक पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पूछ तो कुछ भी सकता है, हम तो जान के बढ़ सकते थे कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? हमें थोड़ी पता है, तो हमें तो सबके लिए तैयार होके जाना है। तो खट्टे फलों में क्या है? खट्टे फलों में है साइट्रिक एसिड। सिरके में क्या है? सिरके में है एसिटिक एसिड। चींटी के डंक में क्या है? फार्मिक एसिड। बिच्छू के डंक में क्या है? फार्मिक एसिड। तो थोड़ा सा तैयार रहना है। चलिए आगे बढ़िए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? बताइए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? धारा को बढ़ाने में, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में, ऊर्जा बनाने में, बल को मापने में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस चीज़ में होता है? बताइए, किसमें होता है ट्रांसफर का उपयोग? बताइए। पहली बात तो ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सवाल पूछा गया सवाल है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये पूछा गया सवाल है, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और इसका काम क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में।
तो वोल्टेज का क्या काम होता है? प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज को या तो घटाना है या बढ़ाना है, उसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, इस वजह से मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत। जो आपके घरों में बिजली आती है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? ताकि जब बिजली तेज हो, धीमी हो, तो उससे आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट ना हो। इस वजह से उसमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम इसी ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ये आपके सवाल थे साइंस के। मैंने हमेशा कहा है कि आप ही को कमेंट करके बताना है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा। करंट अफेयर्स 2025 के जितने इंपॉर्टेंट हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट जो इस क्लास में पहली बार है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ कि इसके पहले करंट अफेयर्स की वीडियो जा चुकी है, एमपी के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स के, प्राइजेस के, जो इवेंट्स हुए हैं G7 G20, ये सब अपलोड किया जा चुका है। तो जाके आपके एग्जाम के, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। साइंस का आप सबने कमेंट सेक्शन में बोला था साइंस का वीडियो आ गया है। अब अगली वीडियो बताइएगा कि साइंस की ही लेके आई जाए कि या तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएँ। जो आपके एडमिट कार्ड शायद आ चुके हैं एमपी कांस्टेबल के, तो उसके लिए मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस रखते हैं कि जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आनी हैं, तो अपन मिक्स क्वेश्चन रखें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो जीएस के लिए उसकी सीरीज चाहिए या ऐसे ही अलग अलग आपको वीडियोस चाहिए। दूसरी चीज़, कमेंट करके ज़रूर बताना है ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो उस चैनल में भी आपको एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा लगे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। लाइक और कमेंट कर दीजिएगा तो अगले दिन के लिए थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा व्यक्ति की चल के क्लास लेनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।